Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the coordinated action. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं coordinated actions. There are 5 components of coordinated actions. Coordinated actions के 5 basically components होते हैं. So first one is stimulus. The second one is receptors. The third one is coordinator. The fourth one is effectors and the fifth one is response. These are the basic 5 components of coordinated actions. ठीक है जी, हर coordinated action में 5 components involve होते हैं, जो कि stimulus होता है, receptors होते हैं, coordinators होते हैं, effectors होते हैं और response होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को समझने के लिए इन कंपोनेंट्स का समझना बहुत ज़रूरी है. मैं बहुत ही सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आपने इसको समझने की कोशिश करनी है. ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे स्टिमुलाई की. स्टिमुलाई को सिंगुलर स्टिमुलस भी कहते हैं. ठीक है जी, स्टिमुलाई क्या होता है? आपके इन्वायरमेंट में आने वाला कोई भी चेंज जो आपकी बॉडी को प्रोवोक करे कि वो उसको रिस्पॉन्स करे. जैसे आप कभी तेज़ लाइट में अचानक चले जाओ, आप कमरे में बैठे हुए हो, डार्क कमरे में आप अचानक सन में जाते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं या चुंधिया जाती हैं. ठीक है जी, ये किस वजह से होता है? सनलाइट की वजह से, क्योंकि वो इतनी तेज़ होती है कि आपकी बॉडी फ़ौरन रिस्पॉन्स करती है. सो सनलाइट इज़ अ स्टिमुलस. ठीक है जी, इन्वायरमेंट में होने वाला कोई भी चेंज जो आपकी बॉडी को प्रोवोक करे कि वो रिस्पॉन्स करे, ठीक है जी, तो वो क्या होता है? स्टिमुलस होता है. The factors that produce certain response, वो वाले फैक्टर्स, वो तमाम फैक्टर्स जो आपकी बॉडी में कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे उसको हम कहते हैं स्टिमुलस या सिंगल स्टिमुलाई. ठीक है जी, आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, जैसे आप हंग्री होते हो, जब आपको भूख लगती है, जब आपका स्टमक खाली होता है तो आपकी ब्रेन को एक मैसेज आता है कि आपको भूख लगी है और आपने खाना खाना है. खाना खाना आपका रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, वो भी एक स्टिमुलस होता है. तो बोथ इन्वायरमेंट की बात हो रही है. एनी चेंज इन इन्वायरमेंट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब आपने देखा होगा जब आप स्नेल को टच करें तो क्या होता है? स्नेल फ़ौरन अपने शेल के अंदर चला जाता है. तो आपका जो टच होता है वो स्टिमुलस होता है स्नेल की बॉडी के लिए. इसी तरह से आपने देखा होगा जो सनफ्लावर होता है, जो फूल होता है, वो जहाँ जहाँ सूरज जाता है ना उसकी तरफ मुड़ता रहता है. सो सनलाइट जो होती है ना वो उस फ्लावर के लिए स्टिमुलस होती है जो उसको मूव करा रही है. जिस तरफ वो जाएगा वो फ्लावर भी उसकी तरफ मूव करता जाएगा. सो सनलाइट एक्ट एज स्टिमुलस. अब आपको आई होप स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा. ठीक है जी, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम चलते हैं इससे अगले पॉइंट पे, विच इज़ रिसेप्टर्स. आपकी बॉडी में सर्टन ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, सर्टन सेल्स भी हो सकते हैं, टिश्यूज़ भी हो सकते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को. रिसेप्टर का वर्ड रिसीव शो कर रहा है. किस चीज़ को रिसीव करते हैं? स्टिमुलस को. ठीक है जी, आपकी बॉडी के वो सेल, वो टिश्यू या वो ऑर्गन जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो इसलिए बनाए गए होते हैं कि वो स्टिमुलस को रिसीव करें, उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं. ठीक है जी, रिसेप्टर की डेफिनेशन समझ आ गई. रिसेप्टर क्या होते हैं? जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. जैसे मैंने सन की एग्जांपल दी थी, जब आप लाइट में गए थे तो सनलाइट को किस चीज़ ने रिसीव किया था? आपकी आई ने. ठीक है, सो आई इज़ द रिसेप्टर. इसी तरह आप किसी इस तरह के इन्वायरमेंट में चले जाओ जहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो जो नॉइज़ पोल्यूशन होती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आप क्या करते हो? अपने कान बंद करते हो. ठीक है जी, तो कौन सी चीज़ इस शोर को रिसीव कर रही है? आपके ईयर्स. सो ईयर्स आर द रिसेप्टर्स. बिल्कुल इसी तरह से जब आपको किसी केमिकल की स्मेल आ रही हो तो कौन सी चीज़ उस स्मेल को रिसीव करती है? आपका नोज़. सो नोज़ इज़ द रिसेप्टर. रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स or the cells or the tissues that receive stimulus are called receptors. ठीक है जी, अगर हमने इसकी अब एग्जैक्ट डेफिनेशन करनी हो तो हम कह सकते हैं देयर आर द ऑर्गन्स, सेल्स, या फिर देयर आर द सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट आर पर्टिकुलरली बिल्ट.
आई होप रिसेप्टर जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की स्टिमुलस की, फिर हमने बात की रिसेप्टर्स की। अब जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये मैसेज लेके कहाँ जाएंगे, कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन है, उसमें कौन कौन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, ये क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा और आपका जो मैसेज है वो किसी ना किसी फॉर्म पे इफेक्टर्स को सेंड करेगा कि ये रिस्पॉन्स होना चाहिए या आप इस तरह से रिएक्ट करो। ठीक है जी, सो कोऑर्डिनेटर्स आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेज टू द सर्टन ऑर्गन टू प्रोड्यूस अ सर्टन एक्शन। आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन होते हैं जो कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिसेप्टर से, और पर्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज सेंड करते हैं कि वो एक्शन प्रोड्यूस करे। उस एक्शन को हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, जो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज आता है थ्रू न्यूरॉन। ठीक है जी, न्यूरॉन के जरिए मैसेज आता है। कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है वहाँ पे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो मसल को या जो ग्लैंड हैं उनको मैसेज सेंड करेंगे कि आप इस तरह से जो है वो रिएक्ट करो। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्ट करेगा एज अ कोऑर्डिनेटर। वो क्या करेगा, वो केमिकल की फॉर्म में रिसेप्टर्स को रिसीव करेगा और रिएक्ट किस तरह से करेगा, बाय रिलीजिंग सर्टन हार्मोन्स इन द ब्लड। ठीक है जी, ये एक्ट करेगा एज अ कोऑर्डिनेटर। बोथ कोऑर्डिनेशंस आर यूज्ड इन देयर। ठीक है जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी यूज़ हो रही है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे यूज़ हो रही है। और कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं, नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, वो रिसीव करे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। और जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ कोऑर्डिनेटर। ठीक है जी, आई होप कोऑर्डिनेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे इफेक्टर्स की। ठीक है जी, इफेक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस सर्टन रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये रिसीव करते हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू प्रोड्यूस सर्टन रिस्पॉन्स। ठीक है जी, जो इफेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल कोट करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर में जाते हो, फॉर एग्जांपल आपके कभी कम मार्क्स आ जाएं, तो क्या होता है कि आप अपने फादर को जाके बताओ कि आपके कम मार्क्स आए हैं, तो हो सकता है कि वो आपको एक स्लैब भी दें। ठीक है, आपके फेस पे। तो क्या होगा, जो थप्पड़ आया है वो एक स्टिमुलस होगा। ठीक है जी, अब मैं सारी एग्जांपल को इन टर्म्स के ज़रिए समझा रही हूँ। आपके फादर ने जो आपको थप्पड़ दिया वो क्या था, स्टिमुलस था, जिसको आपकी स्किन के जो ये स्किन है इसने रिसीव किया। स्किन इज एक्टिंग एज रिसेप्टर। स्किन ने मैसेज सेंड किया, रिसेप्टर ने मैसेज सेंड किया आपके नर्वस सिस्टम को, आप ब्रेन ने इंटरप्रेट किया इन्फॉर्मेशन को और एक्ट किया एज अ कोऑर्डिनेटर। आपका ब्रेन एक्ट कर रहा है एज अ कोऑर्डिनेटर और उसने फौरन मैसेज सेंड किया है स्किन के जो इफेक्टर्स थे उनको कि फेस ज़रा सा मूव कर जाए ताकि आपकी बचत हो सके। ठीक है जी, और आपका जो रिस्पॉन्स था वो आप गर्दन टिल्ट करते हो या आप थोड़ा सा मूव कर जाते हो, तो ये आपका एक रिस्पॉन्स है। ये एक मैंने थोड़ी फनी सी एग्जांपल बनाई है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है जी, तो इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स एंड दे प्रोड्यूस सर्टेन रिस्पॉन्स। अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, कौन इफेक्टर्स होंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स एंड ग्लैंड्स। कौन कोऑर्डिनेटर्स होंगे, मसल एंड ग्लैंड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल की अभी थप्पड़ की, तो क्या होगा, आपके फादर ने जब आपको हिट किया, आपके स्किन ने, रिसेप्टर्स ने दिमाग को मैसेज सेंड किया, नर्वस सिस्टम को मैसेज सेंड किया, वहाँ से कोऑर्डिनेटर ने आपके इफेक्टर्स को मैसेज सेंड किया। आपकी स्किन के जो मसल्स हैं ना वो इफेक्टर्स के तौर पे जो है ना वो काम करें, वो थोड़ा सा परे हो जाएंगे, दे आर एक्टिंग लाइक इफेक्टर्स। इसी तरह ये हमने बात की नर्वस कोऑर्डिनेशन की। अब हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जब सर्टेन केमिकल्स जो होते हैं वो आते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो टारगेट टिश्यू पे जाके एक्ट करता है। ठीक है जी, हार्मोन ब्लड के थ्रू फ्लो करते हैं और आपके टारगेट टिश्यू तक जाते हैं। तो एंडोक्राइन या केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो टारगेट टिश्यू होता है ना वो एक्ट करता है एज अ इफेक्टर।
जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं दे एक्ट एज इफेक्टर्स। इसी तरह से हमारी जो बोन्स होती हैं या हमारा जो लिवर है ये भी एक्ट कर सकते हैं एज इफेक्टर्स। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे इफेक्टर्स में भी डिस्कस कर लिया। ये कौन सा था, ये थी नर्वस कोऑर्डिनेशन और ये थी केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये डबल सी शो कर है केमिकल कोऑर्डिनेशन को। ठीक है जी, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर के तौर पे कौन कौन एक्ट कर रहा है, नेफ्रॉन्स और मैंने जैसा कि आपको बताया बोन्स भी एक्ट एज इफेक्टर, बोन्स एंड सम टाइम लिवर। ठीक है जी, लिवर भी बाज़-औक़ात इफेक्टर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है जी, अब बात करेंगे रिस्पॉन्स की। इफेक्टर्स की समझ आ गई आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो चीज़, इफेक्टर्स वो ऑर्गन हैं जो कोऑर्डिनेटर से आने वाले मैसेज को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, अब वो रिस्पॉन्स क्या है उसकी बात करनी है हमने। रिस्पॉन्स इज एन एक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इफेक्टर्स। इट इज एन एक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इफेक्टर्स। ये एक ऐसा एक्शन है जिसको इफेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने एक हॉट बॉटल को टच कर दिया। ठीक है जी, सपोज करेंगे मेरे हाथ में एक हॉट पेन है, ये हॉट है। ठीक है जी, अब जैसे ही मैं इस हॉट पेन को टच करूंगी तो क्या होगा, मैं फ़ौरन अपना हाथ पीछे मूव कर लूँगी। आप भी ऐसा करोगे। आपने घर में कभी ये देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि जब भी आप किसी गर्म बर्तन को टच करते हो तो आप अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लेते हैं। ये नहीं होता कि आप अपना हाथ उसके ऊपर ही रहने देते हैं कि मज़ीद जल जाए, नहीं, आप ज़रा सा आपका हाथ टच करता है आप पीछे कर लेते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारा का सारा इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन की वजह से होता है। वो जो हीट होती है वो स्टिमुलस होती है। ठीक है जी, आपने टच किया, वो हीट क्या थी, स्टिमुलस। अब आपका जो हाथ की फिंगर है जिसने उस चीज़ को टच किया है वो रिसेप्टर्स हैं। ये हाथ के जो मसल्स हैं ये रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने रिसीव किया मैसेज। कोऑर्डिनेटर कौन है, यहाँ से मैसेज आएगा हमारे ब्रेन को न्यूरॉन्स के ज़रिए। हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेटर है। ब्रेन मैसेज सेंड करेगा इफेक्टर जो हमारे यहाँ के मसल्स हैं, दूसरे मसल। तो क्या होगा, हमारा हाथ पीछे हट जाएगा। ठीक है जी, अब हाथ का पीछे हट जाना ये रिस्पॉन्स है और जिन मसल्स ने मूव किया वो इफेक्टर्स हैं। ठीक है जी, ये एक पूरा का पूरा एक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी थी कि सनफ्लावर जो होता है उसके फ्लावर्स क्या करते हैं, ये सन है तो फ्लावर जो है वो जिस तरफ सन जाएगा फ्लावर का वेस भी उसी तरफ होता जाता है। तो ये सन जो है उसकी लाइट एक स्टिमुलस है, जो फ्लावर का मूव करना है वो एक रिस्पॉन्स है, वो एक एक्शन है। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह से जब आप स्नेल को टच करते हो, ठीक है जी, तो स्नेल फ़ौरन अपने उस शेल के अंदर चला जाता है। जब आपका टच करना एक स्टिमुलस है, स्नेल का अंदर चला जाना जो उसका एक्शन है वो उसका रिस्पॉन्स है। बिल्कुल इसी तरह से एक प्लांट होता है टच मी नॉट। जैसे ही आप उस प्लांट को टच करते हो ना, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो मुरझा जाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है जी, तो आपका टच करना एक स्टिमुलस है, उस प्लांट की पत्तियों का बेंड कर जाना एक रिस्पॉन्स है। एंड दिस इज़ डन विद अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, मेरी वीडियो को बार बार देखिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।